अमर बेल। अलीज़ा लॉन्च में दाखिल होते ही ठिठक गई। उमर नानों के साथ सोफे पे बैठा कुछ गप्पियों में मसरूफ़ था। अलीज़ा को देखकर वो मुस्कुराया। हेलो अलीज़ा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। आप कब आए? वो कंधे से अपना बैग उतारते हुए कुछ आगे बढ़ आई। सुबह आया था, तुम तब कॉलेज जा चुकी थी। उमर ने उसे देखते हुए कहा। बालों का नया स्टाइल। उमर ने स्तैशी अंदाज में उसके कंधे पर झूलते बालों को देखते हुए कहा। वो यकदम कुछ गड़बड़ा गई। यार, ये हेयर कट बहुत सूट कर रहा है तुम्हें। वो कुछ बोल नहीं सकी। क्यों ग्रैनी? अब वो नानू से पूछ रहा था। उन्होंने मुस्कुराकर सर हिलाया। मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। वो एकदम बैग पकड़कर खड़ी हो गई। लशोरी तौर पर वो नर्वस होने लगी थी। उमर ने लाउंज से निकलते हुए उसे गौर से देखा। फिर वो नानू के साथ दोबारा बातों में मसरूफ़ हो गया। लीज़ा कुछ परेशान होकर अपने कमरे में आई थी। उमर के इस्लामाबाद जाते हुए वो जितनी उदास और परेशान थी, उसकी वापसी ने भी उसे उतना ही परेशान कर दिया था। उसे उमर का यकदम वापस आ जाना अच्छा नहीं लगा। नानू और नाना से पिछले चंद हफ्तों से जारी अपनी सरगर्मियाँ छुपाना आसान था, मगर उमर से वो कुछ देर परेशानी के आलम में बेड पे बैठी रही। फिर खासी बेदिली के आलम में उसने कपड़े तब्दील किए। आज भी उसे ब्रिटिश कौंसिल में जुल्करनैन से मिलना था और अब उमर को देखकर उसे अपना प्रोग्राम वारद होता नजर आ रहा था, क्योंकि उमर यकीनन उसके साथ गुफ्तगू के लिए उसे घर पर रहने पर मजबूर करता। दोपहर का खाना उसने उमर और नानू के साथ खाया था। उमर खाने की मेज़ पर मुसलसल चहक रहा था। लीजा ने इस्लामाबाद जाते हुए उसके चेहरे पर अफसरदगी और तनाव की जो कैफियत देखी थी, वो अब यकसर मफकूद थी। वो नानू को इस्लामाबाद में लईक अंकल के घर वालों के हालात व वाक़यात सुनाने में मसरूफ़ था और अलीज़ा ये सोच रही थी कि वो नानू से उसके सामने ब्रिटिश कौंसल जाने की इजाज़त कैसे ले। खाना खाने के बाद यकदम उमर उठकर चंद लम्हों के लिए अपने कमरे में गया और अलीज़ा ने मौका गनीमत जानते हुए नानू से ब्रिटिश कौंसल जाने की इजाज़त ले ली। नानू ने उसे जल्द वापस आने की ताकीद की। डोंट वरी नानू, मैं जल्दी आ जाऊंगी। वो बहुत मसरूर होकर अपने कमरे में चली गई। बैग लेकर जब वो वापस लाउंज में आई तो उसने उमर को एक बार फिर नानू के पास पाया। अलीज़ा उसे नज़रअंदाज करते हुए बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी थी कि उसने उमर को खड़े होते और नानू को अपना नाम पुकारते देखा। अलीज़ा रुको, उमर भी तुम्हारे साथ जा रहा है। वो गड़बड़ा गई। मेरे साथ? हाँ, तुम ब्रिटिश कौंसिल जा रही हो। मैंने सोचा मैं भी एक चक्कर वहाँ का लगा आऊँ। काफ़ी अरसा हो गया। इस बार उमर ने उसके करीब आते हुए कहा। वो चंद लम्हों के लिए कुछ भी समझ नहीं पाई कि उसे क्या कहना चाहिए। मगर मुझे तो वहाँ काफ़ी देर रहना है। उसने जैसे बहाना गढ़ने की कोशिश की। कोई बात नहीं, जितनी देर चाहो रहना। मैं अपना काम करूँगा, तुम अपना करना, उमर ने दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। अलीज़ा एकदम परेशान हो गई थी। उसे तवक्को नहीं थी कि उमर इस तरह उसके साथ ब्रिटिश कौंसिल जाने के लिए तैयार हो जाएगा। वहाँ जुल्करनैन उसका इंतज़ार कर रहा था और उमर के साथ जाकर वो उससे तो नहीं मिल सकती थी और उसे ब्रिटिश कौंसिल में जुल्करनैन से मिलने के अलावा और कोई काम नहीं था। वो शशोपंज के आलम में उमर का मुंह देख रही थी और उमर शायद उसके तासुरात पर हैरान था। क्यों अलीज़ा, तुम मेरे साथ जाना नहीं चाहती? उमर ने फ़ौरन अंदाज़ा लगा लिया। अलीज़ा एकदम गड़बड़ाई। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो उसकी समझ में नहीं आया वो अपने पसोपेश को क्या नाम दे। तो फिर ठीक है, चलते हैं। उमर ने उसकी बात मुकम्मल होने का इंतज़ार किए बगैर बाहर का रुख किया। अलीज़ा कुछ देर खामोशी से उसकी पुश्त को घूरती रही, फिर बेदिली से उसके पीछे बाहर लाउंज में आ गई। वो अब ड्राइंग वो अब ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसके लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोल रहा था। लीसा को घबराहट होने लगी। वो अब ब्रिटिश कौंसिल किसी सूरत नहीं जाना चाहती थी। वहाँ जुल्करनैन उसे देखते ही उसकी तरफ आ जाता और वो उमर के सामने उससे मिलना नहीं चाहती थी। उलझे हुए जहन के साथ वो दरवाज़ा बंद करते हुए सीट पर बैठ गई। तुम मेरी गैर मौजूदगी में कुछ ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो गई लीसा, उमर ने गेट से गाड़ी सड़क पर लाते हुए मुस्कुरा कर कहा। चंद लम्हों के लिए वो सुर्ख हुई। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने खुद पर काबू पाया। क्यों लीजा? वो जवाब चाह रहा था। पता नहीं, उसने बदलना ख्वास्ता कहा। नहीं यार, वाकई बहुत खूबसूरत हो गई हो। हेयर कट चेंज हो गया है, चेहरे पर भी खासी रौनक है। बात क्या है अलीज़ा? वो शायद उसे छेड़ रहा था, मगर अलीज़ा के माथे पर पसीना नमदार होने लगा। क्या उमर को कोई शक हो गया है? उसने घबरा कर सोचा। मगर ये कैसे हो सकता है? उसे यहाँ आए चंद घंटे ही तो हुए हैं
اور ابھی تو میری اس سے باقاعدہ بات بھی نہیں ہوئی، پھر اسے ذوالقرنین کے بارے میں کچھ پتہ کیسے چل سکتا ہے؟ وہ بے چین ہونے لگی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میری طبیعت ٹھیک ہے۔ وہ اس کے مسلسل سوالوں پر زچ ہو گئی۔ کیوں، طبیعت کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ کچھ حیران ہوا۔ ابھی تو تم بالکل ٹھیک تھی، پلیز آپ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، وہ یکدم بلند آواز میں بولی۔ عمر نے حیرانی سے اسے دیکھا، وہ بہت ناراض نظر آ رہی تھی۔ اس کے موڈ میں اچانک ہونے والی تبدیلی اس کے لیے حیران کن تھی۔ علیزہ سے مزید کوئی سوال پوچھے بغیر وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ برٹش قونصل کے اندر عمر کے ساتھ داخل ہوتے ہوئے وہ بے تحاشا گھبرائی ہوئی تھی۔ تمہیں کون سی بکس لینی ہیں؟ عمر نے اپنے والیٹ میں سے کارڈ نکالتے ہوئے کہا۔ مجھے کوئی بکس نہیں لینی، مجھے صرف بکس دیکھنی ہیں، اس نے نظریں ملائے بغیر کہا۔ اچھا، بہرحال میں برٹش ہسٹری پر 1-2 کتابیں لینا چاہ رہا ہوں۔ اب تم چاہو تو میرے ساتھ رہو یا پھر آدھا گھنٹہ تک میں ایگزٹ پر آ جاؤں گا، تم بھی تب تک وہاں آ جانا، عمر نے پروگرام سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ علیزہ نے فوراً سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں تب تک آ جاؤں گی۔ عمر اپنے مطلوبہ سیکشن کی طرف چلا گیا۔ وہ اسے تب تک دیکھتی رہی جب تک وہ شیلفز کے پیچھے اوجھل نہیں ہو گیا۔ اس کی گھبراہٹ میں یکدم جیسے کمی آ گئی تھی۔ اسے خوشی تھی کہ وہ ایک بار پھر ذوالقرنین سے مل سکتی ہے۔ جب اسے تسلی ہو گئی کہ عمر دوبارہ کسی کام کے لیے بھی واپس آ کے اس کی طرف نہیں آئے گا، تو پھر وہ اس حصے کی طرف بڑھ آئی جہاں ذوالقرنین سے اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح ذوالقرنین وہاں موجود تھا۔ آج پہلی بار تم دیر سے آئی ہو، ذوالقرنین نے اسے دیکھتے ہی گھڑی پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی پرابلم ہو گئی تھی، اس لیے دیر ہو گئی۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ کیا پرابلم ہو گئی؟ ذوالقرنین نے استفسار کیا۔ نانو نے میرے کزن کو میرے ساتھ بھیج دیا ہے، اس نے ہلکی آواز میں کہا۔ کیا؟ ذوالقرنین یکدم گھبرایا۔ کزن کو بھیج دیا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ تم اسے یہاں کیوں لائی ہو؟ میں خود نہیں لائی ہوں، نانو نے زبردستی بھجوایا ہے۔ دراصل اسے بھی برٹش قونصل میں کوئی کام تھا تو نانو نے اسے میرے ساتھ ہی بھجوا دیا، وہ بتانے لگی۔ اب وہ کہاں ہے؟ وہ اپنی بکس دیکھ رہا ہے۔ تم نے اسے میرے بارے میں تو کچھ نہیں بتایا، ذوالقرنین گھبرایا ہوا تھا۔ نہیں، تم بالکل بیوقوف ہو علیزہ، اگر کزن ساتھ آیا تھا تو تمہیں مجھ سے ملنے نہیں آنا چاہیے تھا۔ مگر کیوں؟ تم میرا انتظار کرتے رہتے، اور پھر عمر نے کہا ہے کہ وہ آدھ گھنٹے کے بعد مجھے ملے گا، اور اگر وہ آدھ گھنٹے سے پہلے ہی یہاں آ گیا اور اس نے مجھے تمہارے ساتھ دیکھ لیا تو اسے کیسے پتہ چلے گا کہ میں یہاں ہوں؟ میں نے اسے بتایا ہی نہیں کہ میں کس سیکشن میں جا رہی ہوں۔ یہ لائبریری ہے، یہاں کسی کو ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور ضروری نہیں کہ وہ تمہیں ڈھونڈنے کے لیے ہی اس طرف آئے، وہ کسی بھی کام سے ادھر آ سکتا ہے۔ مجھے اس کا خیال نہیں آیا، لیزا کچھ پریشان ہوئی۔ بہرحال اب میں جا رہا ہوں، اور تم آئندہ محتاط رہنا، اگر ساتھ کزن یا کوئی بھی ہو تو پھر مجھ سے ملنے کی کوشش مت کیا کرو۔ میں نہ خود کسی پریشانی میں پڑنا چاہتا ہوں، نہ ہی تمہیں کسی پریشانی میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ ذوالقرنین کھڑا ہو گیا۔ مگر پھر تم انتظار کرتے رہو گے؟ نہیں، میں انتظار نہیں کروں گا۔ جب بھی تم اس طرح لیٹ ہو جاؤ گی میں سمجھ جاؤں گا کہ تمہارے ساتھ کوئی دوسرا ہے، اور پھر میں تمہارا انتظار کرنے کے بجائے چلا جایا کروں گا۔ وہ خداحافظ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ لیزا بے حد مایوس اور دل گرفتگی کے عالم میں اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اسے عمر پر بے تحاشا غصہ آیا تھا، صرف اس کی وجہ سے ذوالقرنین کو اس طرح وہاں سے جانا پڑا تھا۔ کیا تھا اگر وہ اس طرح میرے ساتھ آنے کی ضد نہ کرتا؟ کم از کم ذوالقرنین کو اس طرح پریشان ہو کر جانا تو نہ پڑتا۔ وہ اس وقت عمر کی وجہ سے ذوالقرنین کو ہونے والی پریشانی کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچ رہی تھی۔ اب آگے کیا ہوگا؟ اگر عمر نے دوبارہ میرے ساتھ برٹش قونصل آنے کے لیے اصرار کیا تو پھر میں کیا کروں گی؟ کیا مجھے ذوالقرنین کے ساتھ ملاقات کی جگہ بدلنی چاہیے؟ وہ جیسے کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ واپسی پر اس کا موڈ بہت زیادہ خراب تھا، اور عمر نے اس کا سامنا کرتے ہی اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا۔ چلو علیزہ، میں تمہیں کافی پلواتا ہوں، اس نے علیزہ کا بگڑا ہوا موڈ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ مجھے کافی نہیں پینی، اس نے اکھڑے انداز میں کہا۔ پھر کیا کھانا ہے، کیا پینا؟ تم خود بتا دو، وہ اسے بچے کی طرح بہلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی کھانا پینا نہیں، آپ بس گھر چلیں، اس نے بے رحمی سے کہا۔ مگر یار، میں تو کچھ کھانا پینا چاہ رہا ہوں، آخر اتنے ہفتے بعد لاہور آیا ہوں۔ مجھے گھر چھوڑ دیں، اس کے بعد آپ جو چاہیں کریں، اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ تو میں جان چکا ہوں کہ تمہیں میرا ساتھ آنا اچھا نہیں لگا،
मगर मैं सिर्फ इसकी वजह के बारे में सोच रहा हूँ। क्या तुम इस बारे में मेरी मदद कर सकती हो? वो एकदम संजीदा हो गया। वो जवाब देने की बजाय खामोश रही। अलीज़ा, तुमसे ये किसने कहा कि तुम खामोशी में बहुत खूबसूरत लगती हो? उमर ने अपने लहजे को एक बार फिर शगुफ्ता करने की कोशिश की। एक लम्हे के लिए उसका चेहरा सुर्ख हुआ, फिर वो खिड़की से बाहर देखने लगी। उमर कुछ देर खामोशी से उसे देखते हुए जैसे किसी अंदाजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने अपनी त्वचा ड्राइविंग पर मरकूज कर ली। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जानते हो क्या कह रहे हो? नानो के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। बेगम साहिबा, मैं सच कह रहा हूँ। अलीज़ा बीबी को ढूंढने मैं ही तो देर हुई है, ड्राइवर नानो को बता रहा था। उमर ने लाउंज में दाखिल होते हुए इन दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू नहीं सुनी। वो नानो के चेहरे के तसुरात देखकर चौंका था। वो अब बेताबी के आलम में सोफे से खड़ी हो गई थी। क्या हुआ ग्रैनी, खैरियत तो है? उसने मामले की नोयत समझने की कोशिश की। अलीज़ा कॉलेज में नहीं है, उन्होंने फक चेहरे के साथ कहा। क्या? उमर भी एकदम संजीदा हो गया। अलीज़ा कॉलेज में नहीं है? ड्राइवर उसका इंतज़ार कर करके थक गया है। नानो अब वो रूहान सी होने लगी थी। उसमें परेशान होने वाली क्या बात है? वो किसी दोस्त की तरफ चली गई होगी। उमर ने नानो को तसल्ली देने की कोशिश की। नहीं, वो कभी किसी दोस्त की तरफ मुझे बताए बगैर नहीं जाती, ख़ास तौर पर कॉलेज से। और उसकी दोस्त है ही कौन? शहला। ड्राइवर कह रहा है कि चौकीदार ने अंदर मौजूद लड़कियों से अलीज़ा के बारे में पूछा था। उन्होंने बताया कि वो आज कॉलेज ही नहीं आई। क्या? कॉलेज नहीं गई? उमर हक्का बक्का रह गया। अगर वो कॉलेज नहीं गई तो कहाँ गई है? नानो अब बड़बड़ा रही थी। ये कैसे हो सकता है कि अलीज़ा कॉलेज ना गई हो, वो वहीं गई? ड्राइवर को गलतफहमी हो सकती है। हो सकता है लड़कियों ने किसी दूसरी अलीज़ा के बारे में कहा हो। उमर एकदम ड्राइवर की तरफ मुतवज्जे हो गया। नहीं जी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। चौकीदार को अलीज़ा बीबी का पता है। पहले भी कई बार मैं उसी के लिए उसके ज़रिए से अलीज़ा बीबी को बुलवाता हूँ। फिर आज गलतफहमी कैसे हो सकती है? वैसे भी कॉलेज तो बिल्कुल खाली हो चुका था, तो सिर्फ चंद लड़कियाँ ही रह गई थीं। अगर अलीज़ा बीबी वहाँ होती तो अब तक गेट पर ही मौजूद होती। ड्राइवर ने कुछ घबराए हुए अंदाज में वजाहत देने की कोशिश की। ग्रैनी, आप ज़रा शैला को फ़ोन करें, हो सकता है वो उसके घर में हो। उमर ने नानो से कहा। उमर अब कुछ परेशान नजर आने लगा। नानो कुछ बौखलाई हुई फ़ोन के पास आ गई और उन्होंने रिसीवर उठाकर कॉल मिलानी शुरू कर दी। फ़ोन शैला की मम्मी ने उठाया। नानो ने उसकी आवाज़ सुनते ही उनसे शैला के बारे में पूछा। शैला की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो आज कॉलेज नहीं गई। इस वक्त भी वो अपने कमरे में सो रही है, शैला की मम्मी ने कहा। और नानो की घबराहट में कुछ और इजाफा हो गया। मज़ीद कुछ सुनने कहे बगैर उन्होंने फ़ोन रख दिया। शैला तो आज कॉलेज गई ही नहीं, उन्होंने कांपती आवाज़ में उमर से कहा। हो सकता है अलीज़ा किसी और फ्रेंड के साथ चली गई हो। नहीं, उसकी और कोई दोस्त नहीं है जिसके साथ वो इस तरह बगैर बताए चली जाए। वो तो शैला के घर भी मुझे बताए बगैर नहीं जाती। सदीक, तुम मुझे कॉलेज लेकर चलो, मैं खुद वहाँ देखती हूँ। आखिर वो कहाँ जा सकती है? नानो एकदम खड़ी हो गई। नहीं ग्रैनी, आप यहीं रहें, मैं जाता हूँ। उमर ने हाथ के इशारे से उन्हें रोका था। नहीं, मुझे भी साथ जाना है। आपके साथ जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप घर पर ही रहें, मैं खुद कॉलेज जाता हूँ। घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो वहीं होगी। उमर बात करते करते नानो का जवाब सुने बगैर बाहर निकल आया। ड्राइवर सदीक भी उसके पीछे आया तो कोरस में आकर उमर ने गाड़ी की चाबी उससे ले ली। मुझे अकेले ही जाना है, मैं खुद गाड़ी ड्राइव कर लूँगा, उसने ड्राइवर से कहा और फिर गाड़ी लेकर बाहर निकल आया। वो जब से इस्लामाबाद से वापस आया था, अलीज़ा का रवैया उसे उलझन में डाल रहा था। वो मुसलसल उसकी ज़िंदगी में शामिल होने वाली इस नई सरगर्मी के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था जिसने अलीज़ा में इतनी नुमायाँ तब्दीलियाँ कर दी थी। और ये अंदाज़ा वो बहुत पहले लगा चुका था कि अलीज़ा की दोस्ती किसी लड़के से है, मगर वो हैरान था कि नानो को इस बात का अंदाज़ा क्यों नहीं हुआ, जबकि उन्होंने हमेशा अलीज़ा पर कड़ी नज़र रखी थी। खुद उमर के लिए किसी लड़के से दोस्ती ना तो कोई खिलाफ मामूल बात थी और ना ही कोई गैर मामूली चीज़, और ना ही उसे इस बात पर कोई एतराज़ हुआ था। उसका ख्याल था कि अलीज़ा को लोगों से राब्ते और तल्लुकात बढ़ाने चाहिए। उसकी शख्सियत में मौजूद बहुत सी खामियां इसी तरह दूर हो सकती थीं, मगर जिस तरह अलीज़ा सब कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी, उससे उमर को ये अंदाज़ा हो गया था कि अलीज़ा का उस लड़के से ताल्लुक़ सिर्फ दोस्ती की हद तक का नहीं था, वो उसमें दूसरे अंदाज में भी दिलचस्पी रखती थी। उसे इस चीज़ पर भी एतराज़ हुआ था, न तजस्सुस, क्योंकि वो उसे भी एक बहुत ही नेचुरल चीज़ समझ रहा था।
मगर अब वो जिस सूरत हाल का सामना कर रहा था उसने उसे वाकई परेशान कर दिया था। अलीज़ा का इस तरह कॉलेज से गायब होना, उसे तवक्को नहीं था कि अलीज़ा इस तरह की हरकत कर सकती थी। जिस वक्त नानो शैला के घर फ़ोन कर रही थी, इस वक्त वो ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि वो कहाँ हो सकती थी। एक बात का उसे यकीन था कि वो इस तरह अचानक किसी के साथ हमेशा के लिए कहीं नहीं जा सकती थी। मगर फिर वो कहाँ गई थी? तभी उसके जहन में बेख्तियार एक ख्याल आया था। हो सकता है वो उस लड़के के साथ ही कहीं गई हो और अभी तक कॉलेज ना पहुंच पाई हो, और हो सकता है इस वक्त वो कॉलेज पहुंच चुकी हो और यकीनन वो पूरी तरह हवास बाख्ता होगी। उसने सोचा, और यही वजह थी कि नानो के इसरार के बावजूद उसने उन्हें साथ नहीं लिया। कॉलेज वाकई खाली हो चुका था। चौकीदार ने उसे भी वही बताया था जो ड्राइवर को बता चुका था। चौकीदार से गुफ्तगू करने के बाद वापस गाड़ी में आकर वो बैठ गया, लेकिन उसने गाड़ी स्टार्ट नहीं की। उसे गाड़ी में बैठे 10 मिनट हुए थे जब उसने कॉलेज के गेट से कुछ फासले पर एक गाड़ी को रुकते और फ्रंट सीट से अलीज़ा को उतरते देखा। बेइख्तियार उसने एक पुरसुकून सांस लिया। गाड़ी स्टार्ट करके वो अलीज़ा की तरफ ले आया, जो तेज़ कदमों से कॉलेज के गेट की तरफ बढ़ रही थी। अलीज़ा ने गाड़ी और उमर दोनों को देख लिया था, और उमर दूर से भी उसके चेहरे की फक होती रंगत को देख सकता था। वो सड़क पर ही रुक गई। उमर ने उसके करीब गाड़ी खड़ी की और कुछ कहे बगैर फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोल दिया। अलीज़ा भी उसी खामोशी के साथ अंदर बैठ गई थी। सड़क पर नज़रें जमाए वो ड्राइव करता रहा। अलीज़ा को न देखने के बावजूद वो उसकी कैफियत से वाकिफ़ था और उसे इस पर तरस भी आया था। वो बहुत बुरी तरह पकड़ी गई थी और अब वो इस खौफ से दो चार थी कि उमर घर जाकर नानों को सब कुछ बता देगा, जबकि उमर ऐसा करने का कोई इरादा नहीं रखता था। गाड़ी सीधी घर ले जाने की बजाय उसने एक मार्केट में ले जाकर रोक दी। अलीज़ा ने उसे गाड़ी से निकलते देखा। उसकी घबराहट में कुछ और इजाफा हो गया। वो कुछ देर बाद हाथ में जूस के 2 पैक लिए वापस आता दिखाई दिया। अलीज़ा उसे गाड़ी की तरफ आता देखती रही। बड़े इत्मीनान के आलम में वो दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठा और उसने जूस का एक पैकेट अलीज़ा की तरफ बढ़ाया। वो हक्का बक्का उसका चेहरा देखती रही। तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, उसने उमर की नरम आवाज़ सुनी थी। मुझे ज़रूरत नहीं है, अलीज़ा ने सर झुका लिया। कुछ देर बाद ज़रूरत पड़ेगी, जब ग्रैनी के पास जाओगी। बेहतर है इसे पी लो और अपने नर्व पर काबू रखो। चेहरे पर इन तअसुरात के साथ तुम ग्रैनी के सामने जाओगी तो झूठ नहीं बोल पाओगी। बोलोगी भी तो वो यकीन नहीं करेंगी। अलीज़ा ने बेइख्तियार सर उठाकर उसे देखा। फिर मज़ीद कुछ कहे बगैर उसने उमर के हाथ से जूस का पैकेट पकड़ लिया। उमर ने उसके हाथ में कपकपाहट देखी थी। जूस पकड़ते हुए उसने एक बार फिर अलीज़ा के चेहरे पर नज़र दौड़ाई और पुरसुकून अंदाज में कहा, इतना खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। तुम कोई कत्ल करके नहीं आई हो कि तुम्हें इस तरह लरज़ना पड़े। बंदे में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हर बड़ा कदम उठाने के बाद कांपने की बजाय सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार रहे। तुम में भी ये हिम्मत होनी चाहिए। अलीज़ा, वो जूस पीते हुए कह रहा था। अलीज़ा के हलक में जूस अटकने लगा। उमर अब मोबाइल निकाल रहा था। मैं ग्रैनी से बात करने लगा हूँ, उन्हें तुम्हारे बारे में बता रहा हूँ। तुम तब तक ये तय कर लो कि तुम्हें उनसे क्या कहना है, मगर उनसे बात करते हुए अपनी आवाज़ और नर्व्स पर काबू रखना, घबराना मत। वो उसको इस तरह हदायत दे रहा था जैसे ज़ुल्करनैन की बजाय वो खुद उसे अपने साथ लेकर गया था। अलीज़ा को यूँ लगा जैसे वो ज़मीन में धंसने लगी है। वो जूस पीते हुए मोबाइल पर घर का नंबर डायल कर रहा था। फ़ोन हस्बी तवक्को उन्होंने नहीं उठाया था। शायद वो तब से फ़ोन के पास ही बैठी थी। हेलो ग्रानी, मैं उमर बोल रहा हूँ। अलीज़ा को कुछ पता चला? नाना ने उसकी आवाज़ सुनते ही पूछा। हाँ ग्रैनी, न सिर्फ पता चला बल्कि मेरे साथ गाड़ी में बैठी है। हम वापस घर आ रहे हैं। मैंने आपको यही बताने के लिए फ़ोन किया है। उमर ने अपने लहजे को हद्दुल इम्कान पुरसुकून रखते हुए कहा। ओ खुदाया, तेरा शुक्र है। वो कहाँ थी? नानू ने बेख्तियार सुकून का सांस लेते हुए अगला सवाल किया। वो कॉलेज में ही थी। अलीज़ा उमर का चेहरा देखकर रह गई, जो बड़ी रवानी से झूठ बोल रहा था। अंदर ही कुछ क्लास फेलोज़ के साथ बैठी हुई थी और उसके किसी क्लास फेलो की बर्थडे पार्टी थी। उसे छुट्टी के वक्त का कुछ अंदाज़ा ही नहीं हुआ। जब वो गेट पर आई तब तक सदीक चौकीदार से उसके बारे में पूछताछ कर चुका था। अब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो वो यहाँ परेशान बैठी थी। घर भी उसने 2-3 बार फ़ोन किया मगर फ़ोन इंगेज मिल रहा था। मेरा ख्याल है उसने उसी वक्त फ़ोन किया होगा जब आप शैला की मम्मी से बात कर रही थी। मगर चौकीदार तो कह रहा था कि वो सुबह कॉलेज आई ही नहीं। नानू के लहजे में अब तशवीश की बजाय गुस्सा था। हाँ, मैंने चौकीदार से पूछा था, वो शर्मिंदा हो गया। वो किसी दूसरी अलीज़ा की बात कर रहा था।
اور اسے واقعی یہ پتہ نہیں تھا کہ اندر لڑکیوں کی پارٹی میں مصروف ہے۔ وہ جھوٹ پر جھوٹ بولنے میں مصروف تھا۔ تم علیزہ سے میری بات کرواؤ، نانو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ عمر نے موبائل علیزہ کی طرف بڑھا دیا۔ گرینی سے بات کر لو۔ علیزہ نے کچھ نروس ہو کر موبائل ہاتھ میں لیا۔ لاپرواہی کی حد کر دی تم نے، موبائل پر ہیلو کہتے ہی اس نے دوسری طرف نانو کو کہتے سنا۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ تم اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر سکتی ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہاری وجہ سے کتنی پریشانی اٹھانی پڑی ہے مجھے۔ نانو اس کی بات سنے بغیر مسلسل بول رہی تھی اور اس وقت علیزہ کو اسی میں اپنی عافیت محسوس ہو رہی تھی کہ وہ چپ چاپ ان کی جھڑکیاں کھاتی رہی۔ وضاحتیں پیش کرنے سے اس وقت یہ کام بہرحال بہتر تھا۔ وہ ڈوبتے ڈوبتے بچ گئی تھی۔ نانو کچھ دیر اس کام میں مصروف رہیں، پھر انہوں نے جلدی گھر آنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ عمر تب تک گاڑی کو دوبارہ سڑک پر لا چکا تھا۔ علیزہ نے موبائل بند کر کے اس کی طرف بڑھا دیا۔ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر پہلے اگر وہ خوفزدہ تھی تو اس وقت وہ بے حد شرمندہ تھی۔ عمر نے اگرچہ اسے نانو کے سامنے کسی جواب دہی سے بچا لیا تھا، مگر خود اس کی خاموشی اسے چپ رہی تھی۔ کہ یہ مجھ سے واقعی کچھ بھی پوچھنا نہیں چاہتا؟ کہ یہ مجھ سے ناراض ہے؟ یہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے؟ یہ اب مجھے اچھی لڑکی تو نہیں سمجھ رہا ہوگا؟ بہت سے سوال اسے یکے بعد دیگرے بے چین کر رہے تھے۔ دوسری طرف عمر اسی لاپرواہی اور بے نیازی سے گاڑی چلانے میں مصروف تھا۔ وہ اب یہ سوچنے میں مصروف تھی کہ کیا اسے خود عمر کو مخاطب کر لینا چاہیے، اور یہ ایسا کام تھا جو وہ خود کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ کیا عمر واقعی اس سے کچھ پوچھنا نہیں چاہتا تھا؟ کیا اسے کوئی تجسس نہیں ہے؟ کیا میں کہاں گئی تھی اور کس کے ساتھ گئی تھی؟ اور اس نے نانو سے میرے بارے میں جھوٹ کیوں بولا؟ کہ یہ واقعی میری اتنی پرواہ کرتا ہے کہ مجھے ہر نقصان سے بچانا چاہتا ہے، یا پھر یہ مجھ پر احسان کر کے وہ اب اس کی خاموشی سے الجھنے لگی؟ کیا یہ واقعی نانو اور نانا سے بات چھپائے رکھے گا کہ میں کسی لڑکی کے ساتھ گئی تھی، یا پھر یہ میرے سامنے ایک ڈرامہ کر رہا ہے؟ وہ سوچ رہی تھی اور اس کے پچھتاوے میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے ذوالقرنین کے ساتھ نہیں جانا چاہیے تھا۔ اگر میں اس کے ساتھ نہ جاتی تو آج کم از کم میں اس طرح عمر سے نظریں نہ چرا رہی ہوتی، وہ سوچ رہی تھی۔ آج پہلی بار ذوالقرنین کے اصرار پر اس کے ساتھ گئی تھی، ورنہ اس سے پہلے اس کی ذوالقرنین سے ملاقات صرف برٹش قونصل اور ایک دو جگہوں تک ہی محدود تھی۔ وہ اب جگہوں پر جاتی، ذوالقرنین پہلے سے وہاں موجود ہوتا، دونوں کچھ دیر وہاں بیٹھے باتیں کرتے رہتے اور پھر واپس چلے آتے، مگر عمر کے آنے کی وجہ سے اس کا برٹش قونصل کا شیڈول بری طرح متاثر ہو رہا تھا۔ وہ کوشش کے باوجود ذوالقرنین سے مل نہیں پا رہی تھی، کیونکہ نانو ہر جگہ عمر کو اس کے ساتھ بھیجنے کی کوشش کرتی۔ خود عمر بھی بڑی خوشی سے اس کے ساتھ چلنے پر آمادہ رہتا، اور یہ چیز علیزہ کو بری طرح ڈسٹرب کر رہی تھی۔ شاید یہ اسی فرسٹریشن کی وجہ سے تھا کہ جب ذوالقرنین نے اس سے خالد سے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تو وہ زیادہ دیر تک انکار نہیں کر سکتی تھی۔ ڈرائیور نے صبح اسے کالج اتارا اور وہ ڈرائیور کے جانے تک کالج کے گیٹ کے اندر نہیں گئی تھی، اور جب ڈرائیور چلا گیا تو وہ گیٹ سے کچھ فاصلے پر کھڑی ذوالقرنین کی گاڑی کی طرف گئی تھی، جیسے وہ کالج آتے ہوئے کچھ دیکھ چکی تھی، اور پھر وہ دونوں سارا دن جگہ جگہ گھومتے رہے تھے۔ ذوالقرنین نے اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ کالج کی چھٹی ہونے کے وقت اسے کالج کے باہر ڈراپ کر دے گا اور وہاں سے وہ اپنے گھر چلی جائے گی، مگر ذوالقرنین کے ساتھ پھرتے ہوئے اسے وقت گزرنے کا بالکل احساس نہیں ہوا، اور جس وقت ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے لنچ کرتے ہوئے اسے یہ خیال آیا، اس وقت کالج کو بند ہوئے بہت دیر ہو چکی تھی، اور تب صحیح معنوں میں علیزہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ اس کے برعکس ذوالقرنین بالکل خوفزدہ نہیں تھا، بلکہ وہ اسے تسلیاں دینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی تسلیوں نے اس پر کوئی زیادہ اثر نہیں کیا تھا۔ کالج پہنچتے پہنچتے 3:30 بج چکے تھے، اور رہی صحیح کسر اس وقت پوری ہو گئی تھی جب علیزہ نے عمر کی گاڑی کو کالج کے گیٹ پر کچھ فاصلے پر دیکھا تھا۔ اس نے ذوالقرنین کو اس وقت وہاں عمر کی موجودگی کے بارے میں نہیں بتایا، مگر اس کا جسم تب تک کانپتا رہا تھا۔ اسے توقع تھی کہ عمر کے ساتھ نانو بھی وہاں ہوں گی، اور شاید وہ اس وقت کالج کے اندر ہوں گی، مگر بعد میں عمر کو اکیلا وہاں دیکھ کر اسے کچھ حیرت ہوئی، اور عمر کے اب تک کے رویے نے اسے حیرت میں بتدریج اضافہ ہی کیا تھا۔